हाय गाइस, आई एम अक्षय भसीन एंड आज का जो टॉपिक है दैट इज एस्टोपल. तो बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर आई वुड लाइक टू शेयर one thing with you guys that we have started a page on FB that is FLAME, that means Free Legal Aid Management Entity. बेसिकली ये उन स्टूडेंट्स, उन लोगों के लिए हैं, चाहे वो लॉ स्टूडेंट हो या नॉन लॉ स्टूडेंट हो या फिर कोई भी एक आम आदमी हो जिसको कोई एड या कोई एडवाइस चाहिए. देन वी हैव सम प्रोफेशनल लॉयर्स जिनकी मदद से विल प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू यू गाइज. तो इफ एनी कोई भी आपको सजेशन चाहिए, कुछ भी चाहिए, जस्ट फील फ्री टू आस्क एनीथिंग ऑन दैट पेज. उसका लिंक आपको नीचे सेक्शन में मिल जाएगा. तो स्टार्टिंग विद द लेक्चर ऑन एस्टोपल. देखिए, एस्टोपल जो है आपको मिल जाएगा इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 115 से लेके 117 के अंदर. और एस्टोपल सिर्फ आपको एविडेंस एक्ट में ही नहीं, आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आपको टीपीए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में मिल जाएगा. देखिए, एस्टोपल हमें लगता है कि बहुत एक बहुत अजीब चीज है, बहुत अजीब टर्म है, इसका मीनिंग बहुत वेग है, बहुत कई स्टूडेंट्स को इसमें इशू आता है. बट एस्टोपल इज नॉट एट ऑल लाइक दैट. एस्टोपल की अगर हम बात करें तो देखिए, एस्टोपल होता क्या है. अगर हम एस्टोपल की बात करते हैं तो दैट इज अगर हम उसकी डेफिनेशन की बात करें जो हमें मिलती है किसमें, सेक्शन 115 में. तो वो बताता है, एनी पर्सन ओके बाय हिज डिक्लेरेशन, act or omission represent something and intentionally or permitted others to believe that thing is true, then neither he nor his representative shall permit to deny his previous statement as true. So बात आई एस्टोपल की. तो देखिए, जब हम कहते हैं कि किसी व्यक्ति ने कोई बाय हिज रिप्रेजेंटेशन, चाहे वो आपका क्या बोलते हैं, कुछ करने से हो या फिर कोई ओमिशन से हो, ओके, बाय द एक्ट और ओमिशन, तो यदि आप कोई ऐसा रिप्रेजेंटेशन करते हो जिससे आप सामने वाले को, ओके, जो सामने वाली पार्टी है उसको किसी ऐसी पोजीशन में ले आते हो बाय योर एक्ट कि जिससे उसकी पोजीशन ऑल्टर हो, जिससे उसकी पोजीशन ऑल्टर हो, जिसको ना करने से उसको नुकसान हो सकता है. ठीक है जी. तो वहां पर आपका एस्टोपल अप्लाई होता है. दैट मीन्स कि यस, आप उसको करने के लिए बाध्य है, आप उससे पीछे नहीं हट सकते. आपने यदि वो कह दिया तो वो आपको करना ही होगा. तो यदि मैं इसके एसेंशियल्स की बात करूं, तो इसमें एसेंशियल्स क्या है? देखिए, दो चीजें. पहला है रिप्रेजेंटेशन होना. देखिए जी, आप अपने रिप्रेजेंटेशन से कुछ कर रहे हैं, चाहे वो आपका एक्ट है, चाहे वो आपका ओमिशन है, तो रिप्रेजेंटेशन इज अ मस्ट. ठीक है जी. पर रिप्रेजेंटेशन करना इनफ नहीं है, रिप्रेजेंटेशन के साथ ऑल्टरेशन इन द पोजीशन होना भी बहुत जरूरी है. अगर मैं सामने वाले को कुछ कह रहा हूं कि भाई ठीक है, मैं ये कार आपको 2 लाख रुपए की बेचूंगा, मैंने कह दिया, अभी तक मेरे पास एस्टोपल अप्लाई नहीं हो रहा. परंतु यदि जो सामने वाला व्यक्ति है वो 2 लाख रुपए लेकर आता है, अपने गहने बेचकर या अपने कोई जरूरी चीज बेचकर वो 2 लाख रुपए अरेंज करके लाता है और फिर उसको बोलते हैं कि ये 2 लाख रुपए और मुझे गाड़ी दे दो, और तब वो डिनाई कर देता है, तो देन आपके ऊपर एस्टोपल अप्लाई हो गया कि आपको गाड़ी बेचनी पड़ेगी बिकॉज उसकी पोजीशन चेंज हुई है. देयर इज एन ऑल्टरेशन इन द पोजीशन. तो हमने पढ़े 2 एसेंशियल्स इसके जरूरी हैं एस्टोपल के. दैट इज रिप्रेजेंटेशन एंड द सेकंड इज ऑल्टरेशन इन पोजीशन. तो बात आती है पहले तो एस्टोपल. देखिए, एस्टोपल का जो वर्ड है ना, इसका ओरिजिन हुआ है इंग्लैंड में. ओके, और एक केस था पिकर्ड वर्सेस सेल्स का, 1837 का ये केस है जिसके अंदर एस्टोपल शब्द को पहली बार इस्तेमाल किया गया. और उसके बाद हमारा ये जो एस्टोपल शब्द है हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हमारे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट और इनफैक्ट हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर भी मिलता है. अब बात आती है कि देखिए, ये तो हमने पढ़ लिया एस्टोपल की डेफिनेशन क्या थी. ठीक है जी. अब हम बात करते हैं इसी कुछ एप्लीकेशंस. अगर हम एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं तो देखिए जी, पहले हम बात करते हैं इंस्टीट्यूशंस की. कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, इसको मैं आपको कुछ केसेस के थ्रू समझाना चाहूंगा. जैसे कि पहला केस था आपका नवा किशोर वर्सेस उत्कल यूनिवर्सिटी का, जिसके अंदर यह कहा गया, कोर्ट ने यह कहा कि हुआ क्या बेसिकली, पहले वो बताता हूं मैं आपको कि एक लड़का है
जिसको मार्कशीट इशू कर दी। उस मार्कशीट के बेसिस पे उसने आगे एडमिशन ले लिया। अब बाद में जिस से वो पास आउट था उसने कहा कि ये मार्कशीट आपकी गलत आ गई है, हम आपको नई मार्कशीट दे रहे हैं जिसके अंदर उसके मार्क्स कम है, जिसकी वजह से उसका जो एडमिशन है सामने वाला जो दूसरा कॉलेज है उसमें रुक सकता है। तो यहां पर कोर्ट ने कहा कि जी आपके ऊपर एस्टॉपल अप्लाइड है, आपने जो मार्कशीट दे दी है वो मानी ही जाएगी, आप चाहे सेकंड वाली दे या ना दे, लीज बॉदर्ड। क्योंकि यदि आप सेकंड वाली अगर नहीं करेंगे तो सामने वाले को नुकसान हो सकता है। तो पहला केस था आपका नभा किशोर का। अब दूसरा केस आपका आता है श्री कृष्ण वर्सेस कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का। इसमें कोर्ट ने यह हेल्ड किया कि यदि किसी बच्चे को एडमिट कार्ड इशू कर दिया जाता है देन उसको एग्जाम देने से कोई भी नहीं रोक सकता, वहां पर एस्टॉपल अप्लाइड है। आपने अपना क्या बोलते हैं एडमिट कार्ड दे दिया, दैट्स इट। नाउ एस्टॉपल आपके ऊपर आ गया, यदि आप उसको डिनाई करेंगे इन फ्यूचर तो यस यू आर लायबल फॉर दैट। तो यहां पर हमने बात करी इंस्टीट्यूशंस की। अब हम बात करें कि फैमिली पार्टीशंस की। ठीक है जी, तो फैमिली पार्टीशन में एक केस था हमारा PN वानकुंड्रे वर्सेस CS वानकुंड्रे, ये 2002 का एक केस है जिसके अंदर कोर्ट ने ये हेल्ड किया यदि एक व्यक्ति जो प्रॉपर्टी का ओनर है और उसके फिर आगे जो बच्चे हैं जिन्होंने आफ्टर डेथ अपनी वॉलंटरली आपसी सहमति से शेयर्स डिवाइड कर लिए कि ठीक है 10% मेरा 10% मेरा, ये मेरा, ये सब मेरा, ये सब मेरा, उसके बाद कई साल उसके ऊपर खुशी खुशी निकाल भी दिए, तो आउट ऑफ समवेयर उठ के फिर वो ये आकर कहता है कि जी ये तो उसको गलत मिला हुआ है, इस पर तो मेरा हक बनता है। तो यहां पर कोर्ट कहता है कि जी आपके ऊपर एस्टॉपल अप्लाइड है, आपने उस समय वॉलंटरली, आपने उस समय अपने मर्जी से इतना शेयर को एक्सेप्ट किया एंड यू आर लिविंग विद दैट। नाउ अगर आप कुछ कहते हैं कि जी नहीं ये तो गलत है, तो सामने वाले को भी दिक्कत हो सकती है, सामने वाले को नुकसान हो सकता है। तो यस यहां पर एस्टॉपल अप्लाइड होगा। अब बात करते हैं हम एप्लीकेशन अगेंस्ट स्टेट। तो केस है एक मोतीलाल शुगर मिल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का। देखिए इस केस में क्या हुआ कि स्टेट ऑफ यूपी जो हमारी यूपी सरकार है उन्होंने एक स्कीम निकाली टैक्स एग्जेम्पशन की कुछ। तो जैसे उसने वो निकाली जिसके अंदर आपका कुछ एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा, तो एक बंदे ने एक मिल खोल ली मोतीलाल शुगर मिल्स। अब क्या हुआ कि खोल तो ली पर उसके बाद सरकार ने वो स्कीम को विड्रॉ कर लिया। अब क्या हुआ कि जी जो बंदा था ओनर था उसको हो रहा था नुकसान, हो गया नुकसान। तो यहां पर उसने कहा, कोर्ट ने यह हेल्ड किया कि यदि कोई स्टेट ऐसी कोई स्कीम बना रही है, यदि उससे कोई व्यक्ति, कोई भी पर्सन उसका कोई लाभ उठा चुका है और उसके बाद आप उसको विड्रॉ कर रहे हो, तो वहां पर एस्टॉपल अप्लाई होगा आपके ऊपर। तो स्टेट के ऊपर एस्टॉपल अप्लाई होगा, स्टेट को वो लॉ मानना पड़ेगा, वो वहां से उसको डिनाई नहीं कर सकती। तो ये तो था हमारा एप्लीकेबिलिटी अगेंस्ट स्टेट का। तो अब हम बात करते हैं कि एस्टॉपल अगेंस्ट एनी लॉ इंस्टीट्यूट। तो देखिए एक केस था सुकुमार चक्रवर्ती वर्सेस असिस्टेंट प्रोफेसर कलेक्टर, जिसके अंदर कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो रूल ऑफ लॉ है ना, इट कैन नॉट बी नलिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एस्टॉपल। देखिए जी हमारे कानून में कुछ लॉज बनाए गए हैं, चाहे हम उसको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करें, चाहे वो हम किसी भी एक्ट की बात करें, पर यदि कोई हम ऐसी चीज कर रहे हैं जो हमारे लॉ के अगेंस्ट है, तो जी वहां पर एस्टॉपल आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसके एग्जाम्पल के लिए सबसे फेमस केस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, दैट वाज मोहिनी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष। उसमें क्या था कि एक माइनर एग्रीमेंट करता है, तो कोर्ट ने ये कहता है कि जी जब एक एग्रीमेंट ऑलरेडी वॉइड है, जब एक चीज ऑलरेडी वॉइड है, आप उसके ऊपर एस्टॉपल अप्लाई कर ही नहीं सकते। यू आर नॉट बाउंड बाय दैट इफ दैट एग्रीमेंट इज वॉइड। तो ये तो हो गया जी आपका एस्टॉपल अगेंस्ट लॉ इंस्टीट्यूट। अब हम बात करें एस्टॉपल अगेंस्ट एनी सोवरेन एक्ट। तो सोवरेन एक्ट की बात करें तो देखिए इसमें एक फेमस केस है, दैट इज RE फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्सेस सिपाही सिंह। तो
इसमें बेसिकली कोर्ट ने ये हेल्ड करा कि यदि कोई ऐसा कोई लेजिस्लेचर का हमारा या कोई एग्जीक्यूटिव कोई फंक्शन अपना एग्जीक्यूट कर रहा है, तो देखिए जब वो कुछ कर रहा है तो वहां पर आप एस्टॉपल अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब क्या है कि अगर एक आज लेजिस्लेचर को लग रहा है कि यार आज यहाँ पर हमें कानून की एक जरूरत है, ठीक है जी, तो उसने बनाया, बाद में उसको लगा कि यार अब तो इसकी जरूरत है हमें, ठीक है जी, तो उसने जब वो बनाया तब उस चीज की नीड थी, जब ये बना रहा तब इस चीज की नीड है। तो आप ये नहीं कह सकते कि जी वो तो बना दिया वही हम मानेंगे, हम ये नहीं मानेंगे यहाँ पर ये हम मानने के लिए वी आर नॉट बाउंड बाय दैट। तो यहाँ पर आप एस्टॉपल अप्लाई नहीं कर सकते, यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि जी उन्हीं को वही उसी के हिसाब से चलना होगा। तब उसकी नीड थी तब वो बनाया, आज इसकी नीड है आज ये बनाया। तो हम यहाँ सोवरेन एक्ट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे चाहे वो लेजिस्लेचर की बात हो या एग्जीक्यूटिव की बात हो, हम एस्टॉपल अप्लाई नहीं कर सकते। तो हम आगे चले, हम कहते हैं कि यार एस्टॉपल तो हो गया, अब एस्टॉपल के टाइप्स भी तो हैं। तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ एस्टॉपल। तो हम पहला बात करेंगे एस्टॉपल बाय रिकॉर्ड। अगर हम रिकॉर्ड्स के थ्रू कोई भी पार्ट है, जैसे कि कोर्ट की कोई जजमेंट सी आ गई, ठीक है जी, या कोई इशू है, तो उस केसेस में इफ दैट हैज बीन डिसाइडेड, देन आप उसको दोबारा रीओपन नहीं करा सकते। तो इन शॉर्ट अगर मैं जो कह रहा हूं कि जैसे कि इफ एनीथिंग विच हैज बीन डिसाइडेड बाय कोर्ट, यू कैन नॉट आस्क देम टू रीओपन अगेन। सो यहां पर एस्टॉपल है कि यस, जो वो डिसाइडेड दैट इज दैट आर बाउंड बाय द एस्टॉपल। तो एस्टॉपल बाय रिकॉर्ड हमारा ये हो गया। चाहे इसके अंदर हम सिविल लॉ की बात करें तो जी हमारा रेस जुडिकाटा इस पे आता है, और क्रिमिनल लॉ की बात करें तो इशू। तो ये तो है हमारा एस्टॉपल बाय रिकॉर्ड। अगला हमारा आता है एस्टॉपल बाय कंडक्ट। देखिए अब बाय कंडक्ट की जब हम बात करते हैं, तो जैसे कि यदि कोई व्यक्ति अपने कंडक्ट के थ्रू किसी एग्रीमेंट या किसी इसमें एंटर करता है, जैसे कि मैंने जो एग्जांपल लिया इन द स्टार्टिंग कि मैंने गाड़ी, जब मैंने बोला कि जी मैं तो एक गाड़ी आपको इतने की दूंगा, 2 लाख की दूंगा। अब क्या है कि जी मैं उसके अंदर उस बंदे को अपने कंडक्ट के थ्रू इस एग्रीमेंट में ला चुका हूं, तो यस मैं बाउंड हूंगा यदि वो वो जो सामने वाला व्यक्ति है वो 2 लाख रुपए लेके आ रहा है आइदर बाय सेलिंग हिज ज्वेलरी और एनीथिंग, ओके, जिससे उसकी पोजीशन ऑल्टर हो रही है। तो यदि वो ऐसा कर रहा है तो यस यहाँ पर मेरे पे एस्टॉपल अप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पर एस्टॉपल बाय क्या है, माय कंडक्ट। तो यस एस्टॉपल बाय कंडक्ट यहां पर आपका अप्लाई होगा। अब अगर हम तीसरे की बात करें, दैट इज एस्टॉपल बाय डीड। देखिए यदि हम कोई चीज एग्रीमेंट में जाते हैं, किसी कॉन्ट्रैक्ट में जाते हैं जिसके अंदर हम बाय डीड जा रहे हैं, बाय रजिस्टर्ड डीड जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल वी आर गेटिंग इनटू रेंट, मैंने वो रेंट में मैं ये घर के अंदर गया बाय रेंट, मतलब फॉर रेंट, एंड उसके लिए मैंने रेंट डीड करवाया जो मैंने ड्यूली रजिस्टर कराया है रजिस्ट्रार के थ्रू। तो जी मेरे ऊपर वो एस्टॉपल है, मैं बाउंड हूं कि भाई हाँ मैं यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर एज अ रेंट पे कर रहा हूं तो भाई वो जो मेरा लैंडलॉर्ड है वी आर इन रिलेशनशिप ऑफ एस्टॉपल। तो यहां पर मेरे पास एस्टॉपल होगा बाय डीड। तो ये तो थे हमारे काइंड्स ऑफ एस्टॉपल। अब बात करें सेक्शन 116 और 117 की। देखिए 116 और 117 116 एंड 117 आर ऑलमोस्ट सेम, जो हम पहले पढ़ रहे हैं वही चीज है, बस इसमें कुछ चीज है कि अगर हम सेक्शन 116 की बात करें तो ये कहता है एस्टॉपल ऑफ टेनेंट एंड लाइसेंसी इन पोजीशन। तो ये कहता है कि जैसे कोई टेनेंट है या कोई लाइसेंसी है, तो वो किसी भी पोजीशन पे आकर ये नहीं कह सकता है कि जो लैंडलॉर्ड है वो इस प्रॉपर्टी का टाइटल होल्ड नहीं करता। आप यू आर अंडर एन एस्टॉपल, तो आप ये चीज नहीं कह सकते हो कि जी ये लैंडलॉर्ड है, लैंडलॉर्ड इसका कोई टाइटल नहीं है इस प्रॉपर्टी पे, नथिंग मोर देन दैट, इसमें कुछ भी नहीं, आप ये नहीं कह सकते हो। और जो सेक्शन 117 है वो सिर्फ ये कहता है कि यार एस्टॉपल ऑफ क्या है, एक्सेप्टिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज और बिली और लाइसेंसी। जैसे कि कोई बेली है, ठीक है जी, या फिर कोई लाइसेंसी है, तो वो या कोई जिसने बिल ऑफ एक्सेप्ट किया है, तो वो किसी भी मूवमेंट पे आके ये नहीं कह सकते कि जी अगर मैं बेली हूं तो भाई यार इस बेलर के पास अथॉरिटी नहीं है लेने की, इस बंदे का तो अथॉरिटी नहीं थी इसको मैं ये चीज एक्सेप्ट करने की।
मैं लाइसेंसी तो यही सेम चीज, लाइसेंसी के लिए अगर मैं बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट कर रहा हूं तो यही चीज सेम है, उसके लिए भी बोल सकता हूं, पर ये चीज मैं नहीं बोल सकता बिकॉज आई एम अंडर एन एस्ट्रोपल। ओके, फॉर एग्जाम्पल कि मैं ये कहता हूं कि यार मैं बेली हूं, मुझे ये गिफ्ट उसको देने थे, पर मैं ये कहता हूं कि यार ये बंदा जो है ही डू नॉट हैव एनी अथॉरिटी फॉर दिस प्रोडक्ट्स। तो यहां पर मेरे ऊपर एस्ट्रोपल अप्लाइड है कि मुझे देने होंगे, मैं ये नहीं कह सकता। पर इसमें 2 एक्सेप्शंस दिए गए हैं। वो क्या दिए गए हैं कि यदि एक्सेप्टर ये प्रूफ कर दे कि जी जो ये बंदा है वो जेन्युइन नहीं है, चाहे वो लाइसेंसी की बात हो चाहे वो बेली की बात हो, प्रूफ करना होगा कि भाई सामने वाला बंदा चाहे वो बेली या लाइसेंसर है वो जेन्युइन नहीं है, या तो ये प्रूफ कर दे, या फिर अगर बेली की बात करें तो बेली ये प्रूफ कर दे कि अगर मैं कोई गुड्स ओरिजिनल बेली किसी और को दे रहा हूं तो वो ये प्रूफ कर दे कि भाई जो सेकंड पर्सन है ही हैज राइटफुल अथॉरिटी ओके टू एक्सेप्ट दैट गुड्स। यदि उस बंदे के पास ये राइटफुल अथॉरिटी है तो ये बेली को प्रूफ करना होगा। यदि वो ये चीज प्रूफ कर देता है तो आपके ऊपर एस्ट्रोपल अप्लाई नहीं होगा। तो ये था आपका एस्ट्रोपल। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। इफ एनी डाउट्स एनी क्वेरी अगर कुछ हो तो प्लीज यू हैव टू राइट टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। तो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू। एंड विदा लेने से पहले एक चीज और कि प्लीज डू लाइक माय पेज ऑन फेसबुक नेम बाय फ्लेम, और प्लीज किसी को भी कोई डाउट हो एनी एडवाइस चाहिए कोई एड चाहिए तो फील फ्री टू आस्क ऑन दैट पेज। थैंक यू।